हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लाइफ राजी में है आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले स्कॉर्पियो एन के बारे में। स्कॉर्पियो एन के बारे में भी हम पहले बात करेंगे स्कॉर्पियो एन Z4 फोर व्हील ड्राइव के बारे में, फिर हम बात करेंगे टायर अपग्रेडेशन के बारे में और थोड़ी बहुत एक्सेसरीज के बारे में। जिस दिन स्कॉर्पियो एन की बुकिंग शुरू हुई थी उस दिन मैंने Z4 फोर व्हील ड्राइव बुक कराया था, क्योंकि वो मेरी नीड्स को मीट करती है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। और सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट 4x4 ही है, और इसी के चक्कर में मैं गाड़ी अपग्रेड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अपनी बेलिनो लद्दाख भी ले गया हूँ, मुझे वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आपने अगर वो सीरीज़ नहीं देखी है तो देख सकते हैं। काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप थी, हमने पूरा सर्किट किया था, दिल्ली से शुरू किया था। मैं और मेरी वाइफ ने, हम सिर्फ 2 ही लोग गए थे। हमने कैंपिंग करी सरचू में, फिर लद्दाख पहुँचे, लद्दाख से फिर हम श्रीनगर चले गए, श्रीनगर से वापस दिल्ली आए। तो हमने पूरा सर्किट ये कंप्लीट किया था। काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप थी। मैं और मेरी वाइफ ट्रेवल बहुत करते हैं, तो हमारा पर्पज़ ये था कि एक और ज़्यादा कैपेबल गाड़ी, थोड़ी सिक्योर और थोड़ी सी बड़ी तो इसलिए हमने स्कॉर्पियो एन बुक करी थी 4x4 फोर व्हील ड्राइव। तो अभी 2 महीने हो चुके हैं जब से स्कॉर्पियो एन आ चुकी है मार्केट में। आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले होंगे, लोगों ने रिव्यू करे, उसकी टॉप स्पीड निकाली, सब कुछ करी, लेकिन अभी तक। और जो बेस मॉडल भी दिखाया गया था, वो बेस मॉडल एक तरीके से पूरी तरीके से बेस मॉडल नहीं था। उसको जो अपना टॉप मॉडल है उसी को मॉडिफाई करके बेस मॉडल बनाया गया था, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें टॉप मॉडल वाली भी थी, जो ऐसे वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारी डिलीवरी डेट 8 दिसंबर से 7 जनवरी 2023 तक है, और अभी तक गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ना डीलरशिप से, ना महिंद्रा की तरफ से, कि भाई एग्जैक्टली कैसे दिखने वाली है। तो चलो, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं एग्जैक्टली कि क्या क्या चेंज होने वाला है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे जो फ्रंट ग्रिल है, इसके अंदर जो लाइंस हैं क्रोम में, सिल्वर में होगी, और जो नीचे सिल्वर ये स्किड प्लेट नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे उसमें ब्लैक होगी। जो ये ऊपर रूफ रेल नज़र आ रहे हैं उसके अंदर ब्लैक होंगे, और जो नीचे फुट स्टेप है ये उसके अंदर सिल्वर होगा। तो एक तरीके से उल्टा है। और जो ORVM है वो ऑटो फोल्ड नहीं होंगे, ये Z6 में भी नहीं आएंगे ऑटो फोल्ड। आप ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऑटो फोल्ड जिसको बोला जाता है पावर फोल्ड, वो नहीं आएगा। तो और ये एज एसेसरी भी नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं Z4 के बारे में कि भाई ये दिखेगी कैसे। तो हर दिन मैं जब भी सुबह लैपटॉप पे बैठता हूँ तो मैं Z4 के बारे में सर्च जरूर करता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन आई हो, कुछ हुआ हो, और एक ना एक बारी लॉग इन करके भी देखता हूँ कि भाई महिंद्रा की साइट पर कि क्या पता कुछ स्टेटस अपडेट हो जाए। चलो करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है कि स्कॉर्पियो एन Z4 के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, मतलब दिखेगा कैसे। जैसे कि जब मैंने बुक करी थी Z4, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई जो आपका 4 व्हील ड्राइव 4 एक्सप्लोर वाला बटन है, जो घुमाने वाला, वो Z4 में कैसे दिखेगा। उन्होंने कहा कि यार हमें नहीं मालूम, कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं आई, लेकिन पिक्चर एग्जिस्ट करती है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। तो मेरे सामने भी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो वो है स्कॉर्पियो एन का ओनर्स मैनुअल, और ये अपलोडेड है महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट बोले तो अगर आप सर्च करो विद यू हमेशा, महिंद्रा स्कॉर्पियो इनका शायद ये डोमेन नेम है, जो सपोर्ट वाला इनका डिपार्टमेंट है उसका। तो ऐसे करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे, मैनुअल पे आ जाते हो, ओनर्स मैनुअल पे। इस पे जाके आप स्कॉर्पियो क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका मैनुअल खुल जाएगा, और यही मैनुअल मैंने यहाँ पर खोल रखा है। चलो कैसा दिख रहा है। इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव लो और ये सारे मोड्स हैं, लेकिन Z4 4 व्हील ड्राइव के अंदर ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। 4 एक्सप्लोर नहीं होगा, लेकिन वो 4 व्हील ड्राइव होगी। तो उसके अंदर बटन होगा कैसे भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये था बहुत बड़ा। तो जब मैं इस मैनुअल को पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए। तो हाई और लो आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। तो इस मैनुअल के अंदर हाई जो रिप्रेजेंट करता है वो टॉप मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, Z8 या Z8L को, और जो लो रिप्रेजेंट करता है जो बेस मॉडल की तरफ है। तो एक तरीके से हमारी Z4 फोर ड्राइव के अंदर ये वाला जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये आ रहा है। इसको मैं जूम करके भी दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो ये नोब है, इसके अंदर 3 ही बटन है। तो 2 व्हील लो एक तरीके से मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ये नॉर्मल मोड होगा कि जब आप 2 व्हील ड्राइव चला रहे हैं, और 2 व्हील हाई, 4 व्हील हाई और 4 व्हील लो। अगर आप ऑफ रोडिंग करते रहते हैं, आपको इसके बारे में पता है, तो ऑफ रोडिंग के बारे में पता है, तो आप ये मोड समझ पाएंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि मैं आपको Z4 व्हील ड्राइव की कुछ चीज़ें दिखा सकूं जो अभी तक आपने देखी नहीं होंगी। तो उसमें से मैं श्योर हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इस पर वीडियो नहीं बनाया अभी तक, किसी ने कहीं पे पोस्ट नहीं किया है। तो ये अपने जो मैनुअल है, ऑनर्स मैनुअल, तो ये बेस मॉडल के साथ भी सेम मैनुअल ही आएगा, जहाँ तक मुझे
लाइक 99% श्योर हूँ कि यही सेम मैनुअल आएगा, उसके अंदर अलग मैनुअल नहीं होगा। जो ओनर्स मैनुअल का ये डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये कैसा दिख रहा है। तो सही है, नो बेसिक है, एटलीस्ट मैनुअल वैसा टाइप का तो नहीं है जो लीवर आता है थार के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थी, और था स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कैसा दिखेगा, देखिए। तो ये अपना स्पीडोमीटर आता है जिसके अंदर यहाँ पे भी कलर डिस्प्ले आता है, लेकिन यहाँ पर मोनोक्रोम डिस्प्ले आता है। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो बेस मॉडल वाले यूट्यूब पे वीडियो भी एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने भी यही दिखाया है, वहाँ पर ऐसा ही दिख रहा था। तो और डेफिनेटली जैसे ये मोनोक्रोम है तो ये 2 ही कलर में होगा। अब मुझे नहीं मालूम वो दो कलर कौन कौन से, मैंने इसको देखा नहीं है एग्जैक्टली, लाइव तो देखा नहीं है, तो मेरे पास फोटोज ही एग्जिस्ट करती हैं अभी तक जो मैनुअल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेजर डिफरेंस क्या है स्पीडोमीटर के अंदर, जिसका डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक सिमेट्रिक दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे बेस मॉडल के अंदर स्पीडोमीटर की जो 0 वाली स्पीड है वो यहाँ से शुरू हो रखी है। तो ठीक है, समझ तो गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक ही डिफरेंस है। और मैनुअल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहोगे अब अगर आपकी गाड़ी डिलीवर नहीं हुई, ताकि आपकी गाड़ी के बारे में आपको पता चल सके। जैसे कि मेरे को एक चीज़ और पढ़ने को मिली, स्नो चेन्स यूज़ नहीं कर सकते, उसका क्या रीज़न है, जो टायर है और जो पीछे बॉडी है, टायर के और बॉडी के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो इसलिए टायर अपग्रेडेशन के भी ऑप्शंस कम हो जाते हैं। आप ज़्यादा गाड़ी के साथ प्ले नहीं कर सकते। लोगों ने 22 इंच के अलॉय व्हील्स भी लगाए हैं, लेकिन गड्ढे में जाएगी तो टायर फेंडर लाइन से टच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन जो स्टॉक व्हील्स आ रहे हैं R18 और R17 जो इसके अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर भी लोगों ने बोला है कि जब वो ऑफ रोडिंग कर रहे थे तो टायर की फेंडर लाइन पे घिसने के थोड़े थोड़े निशान है, और वो बहुत सॉफ्ट टच निशान है। और फेंडर लाइन सॉफ्ट मटेरियल ही होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को गाड़ी को नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी टच क्यों होना। अब बात करने वाले हैं हम लोग स्कॉर्पियो एन के टायर अपग्रेड की। तो टायर अपग्रेड करने के लिए जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इसमें स्नो चेन्स नहीं यूज़ हो सकती, तो एक लिमिटेशंस हैं। तो आप छोटा टायर लगाओगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपकी कम हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत की बात है कि आप स्नो चेन्स नहीं लगा सकते। उन लोगों के लिए जो एडवेंचरस है, जो जिनका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पे स्नो होती है और उनको अपनी गाड़ी के साथ स्नो चेन यूज़ करनी हो, लेकिन कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ज़रूर आएगा, मुझे लगता है। तो अभी बात करते हैं टायर अपग्रेडेशन की। स्कॉर्पियो एन के अंदर जो अलॉय व्हील्स आ रहे हैं, जो 18 इंचेस का अलॉयज है स्कॉर्पियो एन के अंदर, वो आ रहा है सिर्फ Z8L ऑटोमेटिक, और उसके अंदर भी जो है अपना 4 एक्सप्लोर मोड वाला, मतलब एकदम जो टॉप मॉडल है उसके अंदर ही वो 18 इंचेस का अलॉय दे रहे हैं, बाकी सबके अंदर 17 इंचेस का अलॉय दे रहे हैं। तो इसके 2 रीजंस मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं। एक पॉसिबली जो एक रीज़न है कॉस्ट कटिंग, और दूसरा रीज़न है जो टायर साइजेस होते हैं। आप मैनुअल में भी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत इजीली आपको समझने के लिए मिलेगा कि भाई टायर साइजेस को समझने के लिए कि भाई टायर साइज़ होता कैसा है, कि टायर साइज़ जो बोला जाता है 245, 65, R18 वो क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ तो जैसे 245, 65, R18, R17, 107, तो मोस्टली सारी स्कॉर्पियो में आएगा Z8L 4 एक्सप्लोर ऑटोमेटिक को छोड़ के, वो है 245, 65, R17, 107H। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या होता है। हाँ, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है 265, वो रिप्रेजेंट करता है गाड़ी की टायर की विड्थ को, और जो ये 65 जैसे यहाँ पर है, 65 क्या है, जो ये ऊपर से और यहाँ का जो डिस्टेंस है एक तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई टायर मोटा कितना है व्हील से लेकर। तो मोटे टायर्स अधिकतर हम बोले जाते हैं कि वो कितने चौड़े हैं, चौड़ा और मोटा टायर में डिफरेंस होता है। तो जो टायर मोटा कितना है तो उसको रिप्रेजेंट करता है 65 जैसे यहाँ पर, और 65 रेशियो है, मतलब कि 245 का 65%। अगर यहाँ पे 250, 45 और 60 लिखा होता तो एक तरीके से 60%, वो 60 mm नहीं है, ये वाला mm है, ये वाला mm नहीं है, ये परसेंटेज है, और R रेडियल को रिप्रेजेंट करता है, ये साइज को, और ये H स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और 107 रिप्रेजेंट करता है अपना लोड इंडेक्स को, भाई वो टायर, और ये रिप्रेजेंट करता है कि टायर की कितना है। तो इसके बारे में तो बहुत ज्ञान आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, इसके बारे में हमें क्या बात करनी है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, कि जो अलॉय व्हील्स डलवाना चाहते हैं अपने स्कॉर्पियो एन में, तो यार देखो आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स डलवाने के ना बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और एक फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या, सस्ते होते हैं वो EM से, और सुंदर भी दिखते हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, ये भी होता है कि यार वो वाला डिज़ाइन बनाना बंद कर दिया, अगर आपकी गाड़ी कहीं को
एक एलॉय व्हील ख़राब हो जाता है, कोई ठोक देता है या आपकी वजह से क्रैक हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप OEM जो एलॉय व्हील्स आते हैं उस पर ही सेटल कर सको, और ARI अप्रूव्ड होने चाहिए, जो अपनी ऑटोमोटिव मतलब जो स्टैंडर्ड है, जो ऑटोमोटिव का स्टैंडर्ड है उसको अप्रूव होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर एक ऐसी ब्रांड है नियो व्हील्स, जो मैं ट्रस्ट करूँगा अगर मेरे को आफ्टर मार्केट एडवाइस लेनी हो। लेकिन मैं इस बार स्कॉर्पियो एन के लिए उसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं OEM व्हील्स के साथ ही जा रहा हूँ। तो OEM व्हील्स की बात करें तो एक बार टायर अपग्रेडेशन के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे, तो मैंने ये 2 टायर्स सेटल करें कि क्यों करें ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को अपनी गाड़ी के अंदर 265 मतलब जिसका R17 एलॉय है, तो वो ये वाला टायर लगा सकता है। ये वाला टायर काफ़ी लोगों ने फॉर्च्यूनर में लगवाया था, जो 2017 2018 में आती थी। उस टाइम पे R17 ही आता था उसके अंदर एलॉय व्हील, उसके बाद 18 इंचेस एलॉय व्हील आने लगा। और ये वाला अगर आपकी गाड़ी में R18 इंचेस के एलॉयज है तो आप ये लगवा सकते हो, और नहीं भी हैं तो आप एलॉय व्हील्स भी खरीद सकते हो बाहर से। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप OEM एलॉय व्हील्स ही लगाएं, इंस्टेड कि आप कोई भी बाहर का व्हील लगाएं। तो यार एक्सेल मेरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो भी मैं काम करता हूँ उसके अंदर एक्सेल एक मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो एकदम रफ रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैंने बस अपनी एक तरीके से रफ एस्टिमेट निकालने के लिए किया था कि भाई मेरे को गाड़ी कितने की पड़ने वाली है, मुझे क्या क्या एसेसरीज उसमें लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं अपोलो 80 का टायर की बात कर रहा था, तो ये मैंने मार्केट से एक बार ही पता किया था कि ऑनलाइन तो महंगा दिखा रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन तो महंगा दिखा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर मैंने मार्केट से पता किया तो R17 इंच का 11,500 का मिल सकता है, और 13,000 का ये मिल सकता है। और OEM एलॉयज़ की बात करें तो एक एलॉय व्हील 16,000 का ये पड़ रहा है, और ये सब ऑलमोस्ट 18,000 का पड़ रहा है। और इस पर शायद 4.5% टैक्स लगता है। मैं टैक्स के बारे में श्योर नहीं, मैं बस ऐसी प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहा था। तो दोनों केसेस में अगर मैं ये वाला इतने चौड़े टायर लगवाता हूँ तो हाइट भी इम्प्रूव होती है। तो हाइट भी इम्प्रूव होती है डेफिनेटली। फेंडर लाइन से टच हो सकता है टायर अगर ऑफ रोडिंग हो रही है, या गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रही है, लेकिन उतना चलेगा। और कई लोगों ने ऑलरेडी ये वाला टायर है लगवा लिया है स्कॉर्पियो एन के अंदर, मैंने देखा है, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सही लग रहा है। मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टायर है। दूसरी कंपनीज में भी ऐसे टायर्स आते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन साइज़ है। 265 60 R18 जैसे MRF में मिल जाएगा आपको, ब्रिजस्टोन में मिल जाएगा, मिशेलिन में मिल जाएगा। लेकिन अपोलो कहीं ना कहीं सस्ता है। और ये वाला टायर ना टेस्टेड है, ऐसे तो वो भी टेस्टेड है, लेकिन जो बजट अलाउ कर रहा है, जो भी मैंने सारी चीज़ें रिसर्च करी, तो मेरे को ये टायर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन अगर आप अपोलो के साथ नहीं जाना चाहते हो और अपनी स्कॉर्पियो में टायर अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप ये दोनों साइजेस कंसीडर कर सकते हो विदाउट एलॉय व्हील चेंज करे अपनी Z8L में या Z8 में, क्योंकि उसके अंदर भी एलॉय व्हील्स तो आएंगे शायद। हाँ, Z8 में एलॉय व्हील्स हैं 17 इंचेस, Z6 में नहीं है। तो हम बात कर रहे थे R17 वर्सेस R18 की, जैसे मैं बता रहा था कि स्टेपनी का टायर चेंज कराना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से मेरे 63,000 के तो टायर्स हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और करी है कि मैंने जो स्टेपनी के अंदर ना मैं ये वाला टायर डलवा रहा हूँ R17, क्योंकि 17 इंच का तो उसके अंदर रिम आना ही है, तो एलॉय व्हील्स उसमें क्यों चेंज कराना। और दोनों साइजेस से जो टायर का डायामीटर निकलता है, पूरा साइज पूरा निकलता है, उसके अंदर बहुत मार्जिनल सी एरर है। तो स्टेपनी भी मैं अगर मेरी गाड़ी में स्टेपनी भी ये वाली लगी होगी तो मैं काफ़ी डिस्टेंस तक चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर टायर पंचर हो जाता है, कुछ हो जाता है। इसलिए बाकी देखते हैं कि उसके अंदर टायर लगाने की, इतना बड़ा टायर लगाने की स्टेपनी वाली जगह पे जगह है या नहीं है, वो मैं बाद में ही पता चलेगा। तो अब यहाँ पे बात कर रहे थे एलॉय व्हील्स की। एलॉय व्हील्स में को 70,000 के पड़ रहे हैं, 63,000 के टायर्स पड़ रहे हैं, और टोटल हो जाता है 1,33,000 रुपीज़। और ऑल टायर्स की कॉस्ट अगर मेरे को 500 टायर रिप्लेस कराने हैं तो ऑन एवरेज 5,500 रुपीज़ के टायर चले जाएंगे। कौन से वाले? जो आ रहे हैं 245 65 R17, जो अपोलो का उसके अंदर टायर आ रहा है। तो कर कर आके मेरे पास इफेक्टिव कॉस्ट आ जाती है, अगर मैं यहाँ पर यूनिट कॉस्ट सब कुछ निकाल लूँ टायर अपग्रेडेशन की, 95,000 करीबन आ जाती है, अगर जब मैं R17 एलॉयज लगा रहा हूँ और R17 के ही टायर लगवा रहा हूँ। कौन सा? ये वाला। और सिमिलरली मैं R18 के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास जो कॉस्ट आ जाती है वो 1,06,000 रुपये कॉस्ट पड़ जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 10,000 रुपये का है, लेकिन फ्यूचर परस्पेक्टिव से और गाड़ी अच्छी दिखने के परस्पेक्टिव से R18 बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप 4 व्हील या ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो, जितना मोटा टायर होता है, चौड़ा नहीं, जितना मोटा टायर होता है वो आपकी सस्पेंशन में मदद भी करता है, और टायर मतलब गाड़ी के लिए अच्छा है। ऑफ रोडिंग के लिए जितना मोटा टायर वो अच्छा हो सकता है। तो उस केस में देखा जाए
तो ऑफ रोडिंग के अंदर 265 R70 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना चाहिए रिस्पेक्ट, क्योंकि इन दोनों का डायमीटर एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए टायर साइज कंपेयर, एक वेबसाइट है, इस पे जाके अपनी गाड़ी का टायर साइज आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर मेजरली सिर्फ 2 mm उल्टा ये वाला टायर ज़्यादा बड़ा है। 2 mm से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डिस्टेंस पे भी चला पाओगे एक तरीके से, अगर आपकी स्टेपनी व्हील भी है, क्योंकि मैंने 4 टायर्स तो ये वाले पिक कर रहा हूँ और एक टायर ये वाला जो स्टेपनी में लगने वाला है, थोड़ी सी कोस्ट बचाने के लिए। और रिम भी जब मेरे पास 17 इंच का है तो मैं ऐसे क्यों ना करूँ। तो अभी तक तो ये डिसाइड हुआ है। ये भी हो सकता है कल को जब मैं गाड़ी ले लूँ तो मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए, मेरा माइंड बदल जाए कि नहीं भाई 17 इंच के ही लगाते हैं, सस्ता पड़ रहा है, थोड़ा कॉस्ट कटिंग करते हैं। लेकिन अभी तक मैं 18 इंच के साथ सेटल हूँ। बाकी जब गाड़ी लेके आएंगे टायर वाले भैया के पास लेके जाएंगे, वो क्या सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो देखो तो गाड़ी के अंदर कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, स्पीडोमीटर में भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो हमारी गाड़ी के अंदर स्टॉक व्हील लगा हुआ आ रहा है, वो आ रहा है ये, ठीक है, उससे बात करें तो करीबन करीबन ये एरर 4% का चला जा रहा है, सरकमफ्रेंस का एरर। देखो कितना बड़ा हो गया टायर, तो थोड़ा बहुत तो असर उसके अंदर भी आएगा भाई। ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव ओनली ये होगा कि ये टायर जब ऑफ रोडिंग चल रही होगी थोड़ी बहुत, तो ये टायर फेंडर लाइन से टच हो सकता है, ठीक है। और स्पीडोमीटर की रीडिंग भी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाड़ी के अंदर 90 की स्पीड दिख रही है तो मुझे एक्चुअल में 93.1 की दिखेगी। और अगर मैं यही चीज़ फॉर एग्जांपल ये टॉप मॉडल में करता हूँ, टॉप मॉडल वाले टायर के साथ करता हूँ, तो देखिए तो यही यहाँ पर सिर्फ 2% का एरर हो जाएगा। तो जितने भी टायर अपग्रेडेशन वाले लोग होते हैं आपको सजेस्ट करते हैं कि सरकमफ्रेंस एरर 2% से ज़्यादा ना हो तो बेटर है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एरर है, लेकिन मेरे हिसाब से यार 4% ठीक है, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जैसे Z4 के अंदर इतने सारे सेंसर्स नहीं है, अगर आप यही चीज़ Z6 के साथ करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट होगी। जैसे ABS है, ABS भी इससे इम्पैक्ट होता है अगर आप बड़े टायर लगाते रहोगे। स्पीडोमीटर के अंदर रेटिंग अलग आएगी, आपकी गाड़ी जो एवरेज दिखा रही है वो अलग आएगी, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रही है। आप गाड़ी को लगेगा कि भाई वो 1 किलोमीटर ही चली है, लेकिन वो चली हुई 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और 200 एक्स्ट्रा मीटर्स एक तरीके से। तो वहाँ पे माइलेज दिख रही होगी आपको एक्चुअल में 1 किलोमीटर की गाड़ी के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी कितनी चली होगी 1.2 किलोमीटर। तो यार ये सारी कैलकुलेशंस एरर होती है, तो इसके बारे में भी आप मैनुअल में पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप टायर अपग्रेड कराते हो, इस पर भी लिखा हुआ है कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा। और जो ये ओडोमीटर है इसको हम रिकॉन्फ़िगर या रिकॉन्फ़िगर नहीं कर सकते अपने नए टायर साइज के अकॉर्डिंग। ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं या जो भी उसके अंदर एक्चुअल फिजिकल डिवाइस यूज़ हुआ है स्पीडोमीटर के लिए, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैलिब्रेट नहीं कर सकते। मैंने महिंद्रा को इसके बारे में लिखा था, तो महिंद्रा ने डीलरशिप को टैग कर दिया और डीलरशिप ने मेरे से कोई बात ही नहीं करी कि वो मेरे इस डाउट्स का आंसर कर सके। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें आपको मैनुअल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर क्या आ रहा है। तो एक तरीके से एक बारी हम फिर से प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या खर्चा था। 1,06,000 जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक मोटा खर्चा है टायर अपग्रेड करने के लिए Z4 के अंदर, इवन Z6 के अंदर, और ये Z2 के अंदर भी अप्लाई करता है, क्योंकि जब आप एलॉयज लगा रहे हो 18 इंच की, अगर नहीं कर रहे तो आपकी कॉस्ट ही आ जाती है। अगर आप टायर अपग्रेड नहीं करते तो आपके पास सिर्फ 65,000 रुपये का खर्चा है, क्योंकि आप सिर्फ एलॉय चेंज करोगे। तो कहीं ना कहीं 19 लाख कुछ हज़ार रुपये मुझे महिंद्रा से ऑफिशियल कोटेशन मिली थी ऑन रोड प्राइस की, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडिट थी। जैसे इंश्योरेंस बहुत महंगा था, 80,000 रुपीज़ के करीब इंश्योरेंस लगा रखा था, और मेरे को वही इंश्योरेंस बाहर से 55,000 का मिल रहा है अगर मैं जैसे एको जैसी ब्रांड के साथ जाता हूँ। पहले साल में जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अंदर आप एडॉन्स ले लो बहुत सारे, जैसे रिटर्न टू इनवॉइस हो गया और की प्रोटेक्ट हो गया। तो इंश्योरेंस के अंदर भी यार ऐसे जब आप लेने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो ये थी एक तरीके से ऑन रोड प्राइस जो मैंने निकाला कि भाई हाँ मुझे गाड़ी इतने की पड़ेगी गुड़गांव के अंदर, सारे टैक्सेस लगा के। और इसके अंदर एक TCS अमाउंट भी होता है जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TBS या TCS, ठीक है, टैक्स जो सोर्स पे कट जाता है। तो जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मैं ऑलरेडी टैक्स देता हूँ, और जब मैं टैक्स मनी से ही कुछ खरीद रहा हूँ तो मुझे वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट ईयर जब भी अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ रिटर्न, तो मैं वो जो 1% है करीबन 16,000 रुपये के करीब, उसको मैं क्लेम बैक कर सकता हूँ। तो एक तरीके से वहाँ से मेरी प्राइसिंग बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर तो हम बाद में जब बात करेंगे, जब गाड़ी की डिलीवरी होने वाली होगी, कि कॉस्ट कटिंग मतलब कॉस्ट कहाँ कहाँ हमने बचा रखी है। ये टायर हो गए, और इसके अंदर ऑटो फोल्ड RVM नहीं आते हैं, और एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। मुझे लगता है कि यार आप अकेले जा रहे हो और गुड़गांव में जैसे
तंग गलियाँ भी हैं, सब चीज़ें टाइप की हैं। और मेरी ये प्राइमरी कार ही होगी, मैं बलिनो भेज दूंगा, तो मैं यही गाड़ी रखूँगा, जहाँ जाना होगा, बाजार जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा मैं यही लेके जाऊँगा। तो ORVM, ऑटो फोल्ड होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई एक तरफ से दो गाड़ियाँ कभी आ रही होती हैं, तो हमारे यहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी जगह नहीं होती कि हम निकाल सके, तो कम से कम अपने आप जो ORVM है वो ऑटो फोल्ड हो सके। ORVM जो साइड मिरर्स है, तो इसको मैं बाहर से कराऊंगा, क्योंकि ये ऑफिशियल एसेसरी नहीं आएगी, लेकिन हम इसको जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे कि महिंद्रा के एंड से ही ये मिल सके। इसके अंदर मैंने 12,000 के फॉग लैंप्स और DRL लगा रखे हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये एग्जैक्ट कितने के पड़ेंगे, ओवरऑल इतने में मैनेज किया जा सकता है, एज एसेसरी हमें मिल जाएगी, और बाहर से कॉपी को और भी सस्ती आती है। क्रोम मैंने 5,000 रुपये का लगाया कि अगर मुझे कुछ भी उसके अंदर क्रोम की चीज़ें लगवानी है तो। और 4500 रुपये का कैमरा ऑफिशियल प्राइस है जो महिंद्रा की तरफ से है। मैं देखूँ अगर ये बाहर से जुगाड़ हो सके या कुछ भी हो सके, ताकि वारंटी भी वाइड ना हो और अपनी सब चीज़ें मेंटेन रहे। और शायद मैं फ्रंट कैमरा ना लगाऊँ, लगवा भी सकता हूँ, कुछ पता नहीं है। तो एक तरीके से 9,000 हो जाएगा, और डोर वाइजर कहीं ना कहीं 3500 रुपये के मिलते हैं। और अभी किसी ने कश्मीरी गेट या करोल बाग से खरीदे, उसने 2,000 रुपये में मिल गए थे। तो ऐसे तो यार बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जब तक Z4 लॉन्च होगी। तो आपने, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसके अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन बात करी, से टायर अपग्रेड करने के लिए क्या पॉसिबल अपग्रेडेशन हो सकते हैं Z4 के अंदर, स्पेसिफिकली 4 व्हील ड्राइव के अंदर, कि मैं इतना बड़ा टायर साइज लगा रहा हूँ। अपनी गाड़ी के बारे में, क्योंकि आप एक्साइटेड तो हमेशा रहते ही हो, एटलीस्ट मैं तो बहुत रहता हूँ गाड़ियों को लेकर नहीं, क्योंकि यार ये काफ़ी टाइम बाद परचेज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। लास्ट गाड़ी अपनी 2016 में ली थी बेलिनो, 2018 में ली थी बेलिनो, और उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हम काफ़ी सारी ट्रिप्स करके आए उसके साथ भी, आज भी उस गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो वैसे ही था कि यार चलो एक गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं मज़े के लिए, थोड़ा ट्रैवल को और अच्छा स्मूथ और अच्छा बनाने के लिए। बाकी तो पता चलेगा जब ये गाड़ी आ जाएगी कि कैसा परफॉर्म कर रही है। बाकी जितने भी वीडियोस में स्कॉर्पियो इनके ऑनलाइन देख रहा हूँ, मुझे वो अच्छा लग रहा है, और मेरी एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ऐसी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा मैं गाड़ियों के बारे में बात नहीं करता, हमारे पास हम जो वीडियोस बनाते हैं वो मोस्टली ट्रैवल को रिलेटेड बनाते हैं, कभी खाने को, कभी कोई एक्टिविटीज़ को, और आजकल कोई ना कोई गाड़ी को लेकर। तो ऐसी वीडियोस हम आपके साथ लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए चैनल पर नए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको आंसर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।